एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट की हैसियत से अनिला आगा ने काफ़ी गिरां कदर मालूमात हासिल कर ली थी। अनिला के मुताबिक चावला बाई के ग्रोह जाली अद्वियात तैयार करने से ज़्यादा इनको स्टॉक करने और सप्लाई करने में मुलविस था। इनका धंधा ज़्यादातर छोटे कस्बों और देहात में चलता था। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में उन्होंने अपने स्टॉकिस्ट मुकर्रर कर रखे थे। ये जराइम पेशा स्टॉकिस्ट जाली और ममनुआ दवाएं बनाने वाली छोटी बड़ी फैक्ट्रियों से माल खरीदते थे, फिर इन्हें डिस्ट्रीब्यूट करते थे। मुतल्लिका महकमों में काली बेड़े इनके साथ ताउन करती रहती थी। अगर किसी वक्त कानून हरकत में आता भी तो सिर्फ निचले दर्जे के जिम्मेदार गिरफ्त में आते। अनिला की बातों से मुझे अंदाजा हुआ कि सर्जन डॉक्टर माजिद भी ऐसा ही एक अहम एक्टिविस्ट था जो लाहौर के कुर्बो जवार में सप्लाई दिया करता था। एबटाबाद में अपने ही लोगों के हाथों मरने वाला फैक्ट्री का मालिक भी एक डिस्ट्रीब्यूटर और स्टॉकिस्ट था। अपने अहम लोगों को ये कानून के हत्थे चढ़ने नहीं देते थे। धमकियों के बावजूद जब अनिला आगा ने अपनी डगर नहीं छोड़ी तो इसे उठा लिया गया। इससे पहले लाहौर में ही माजिद अकरम की तहवील में रखा गया। इस पर जिनसी तशद्दुद का आगाज़ वहीं पर हुआ था। बाद से यहाँ एबटाबाद के नवाह में मुंतकिल कर दिया गया। यहाँ पर भी इस पर जुल्म सितम का सिलसिला जारी रहा। यावर हाँ इसमें पेश था। अब इसे यहाँ इस सीलनज़दा बर्फीले तहखाने में फेंक दिया गया था। आखिरकार अनिला अशकबार लहजे में बोली, मैं अपने रब से ये दुआ करती हूँ कि आपके लिए कोई करिश्मा हो जाए और आप यहाँ से ज़िंदा निकल सकें। अगर ऐसा हो जाए तो मेरी दी हुई ये मालूमात किसी काम आ जाएंगी, तो मैं समझूंगी कि मेरी तकलीफ और मौत रायगा नहीं गई। मैंने कहा अनिला तुम हौसला रखो, जो कि तुम बता रही हो इसके मुताबिक तुम्हारे पास अभी 30-35 घंटे मौजूद है। होने को तो 4 मिनट में भी कुछ हो सकता है। क्या पता हम कोई रास्ता निकालने में कामयाब हो जाए। वो चुप रही, कुछ नहीं बोली, बस इन आंसुओं को पूछती रही जो इसकी आंखों से निकलकर इसकी 7वां नाक तक पहुंचे थे और टिप टिप करके नीचे गिर रहे थे। वो वापस जाने के लिए मुड़ी और फिर रुक गई। ताबिद साहब, अगर मेरी दुआ कबूल हो और आप किसी तरह बच गए तो मेरी बेटी ऐमन तक जरूर जाइएगा। इससे कहिएगा तुम्हारी मामा तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी और इसके पापा से कहिएगा कि मुझे माफ़ कर दें। एक वर्किंग वूमेन होने की वजह से मैं उनकी वो खिदमत ना कर सकी जो मुझे करना चाहिए थी। वो चली गई। मैंने चौकोर पत्थर फिर से दीवार में हला में रख दिया। यह बस्ता रात का बेशतर हिस्सा मैंने जागते हुए कोठरी में टहलते गुजारा। बल्ब की मदम रोशनी में मैंने कोठरी के एक इंच का मुआयना किया। जंग आलूदा मोटी सलाखों वाला दरवाज़ा किसी कदीम बंदी खाने का दरवाज़ा लगता था। बाहर 2 अदद वजनी कुफल लगे हुए थे। इस दरवाजे को तोड़ना तो कुजा हरकत देना भी मुमकिन नहीं था। मुझे साथ वाली कोठरी से गाहे बगाहे अनिला आगा की दबी दबी सिसकियाँ और रोने की आवाज़ें आ रही थी। पाकिस्तान में औरत को फांसी देने का कानून तो मौजूद है, लेकिन अमूमन फांसी दी नहीं जाती। और यहाँ अनिला तो ना सिर्फ औरत थी बल्कि मुईसे भी थी। इसके साथ ही इस जिंदगी को भी मौत के घाट उतारे जाने वाला था जो इसके नहीफ जिस्म के अंदर मौजूद थी। मैं इसके लिए कुछ करना चाहता था, मगर कैसे ये समझ में नहीं आ रहा था। अगले रोज दोपहर से ज़रा पहले चावला का दस्तराज यावर हाँ तहखाने में उतरा। इसके हाथ में एक कागज़ था। इसने स्याह रंग का ये कागज़ अनिला की कोठरी की तरफ जाकर इसे दे दिया। फिर इसकी बारी आवाज़ मेरी समात तक पहुंची। मैडम अनिला, ये तुम्हारा ब्लैक वारंट है। कल सुबह सवेरे 5 बजे तुम्हें फांसी दे दी जाएगी। जवाब में खामोश रही। मुझे कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी। तब यावर हाँ संजीदा लेकिन कदरे तंज़िया लहजे में बोला, आखिरी मुलाकात के लिए तुम अपने जिन करीबी अजीज़ों को बुलाना चाहती हो, इनके नाम बता दो। आज किसी वक्त तुम्हें इनसे मिला दिया जाएगा। जाहिर है कि ये सब कुछ मज़ा लेने के लिए कहा जा रहा था। अनिला ने बेरहम बेड़ियों के इस बट में भला अपने किस प्यारे को बुलाना था। अगर तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है तो वो भी इंचार्ज सबको बता सकती हो। हम इसे पूरा करने की कोशिश करेंगे। इंचार्ज से यावर खान की मुराद इस बेसमेंट का निगरान था जिसका नाम मकबूल उर्फ कबूला मालूम हुआ था। इस मरतबा अनिला की चंद सिसकें सुनाई दी। यावर खान जिस तरह दनदनाता हुआ आया था इसी तरह वापस मुड़ा। मैंने इसे आवाज़ देकर रोका। मैं तुम्हारे चावला भाई से बात करना चाहता हूँ। इसने चौड़े जबड़े को खुजाते हुए कहा, चैंपियन साहब, अगर इस मैडम की कोई सिफारिश वगैरह करना चाहते हो तो ये बेकार है। हाँ, अगर अपने बारे में कुछ कहना चाहते हो तो मैं बात करा देता हूँ। फिर इसने अपनी फूली हुई समोरी जैकेट से एक कोडलेस इंटरकॉम निकाला और थोड़ी सी बात करके मेरी तरफ बढ़ा दिया। दूसरी तरफ पारदार आवाज़ में डांसिक चावला भाई ही था। वो छूटते ही बोला, डिप्टू जी क्या हाल चाल है? फिर क्या सोचा तुमने मेरी कल वाली ऑफर के बारे में? चावला, मैं इस वक्त अपने बारे में नहीं, इस मजलूम औरत के बारे में बात करना चाहता हूँ जिसको तुमने फांसी के नाम पर दहशतज़दा कर दिया है। इसने एक मसरूर कहका लगाया, हम दहशतज़दा नहीं कर रहे, फांसी दे रहे हैं। कल सुबह अगर तुम जल्दी जागे तो सब कुछ अपनी आंखों से देख लोगे। क्यों कर रहे हो ये जुल्म? तुम्हें भी एक दिन खुदा को जान देनी है। बिल्कुल देनी है। इसीलिए तो जहाँ रहम की गुंजाइश निकलती है वहाँ रहम निकालता हूँ। तुम पर रहम कर रहा हूँ ना। एक माफ़ी के बदले तुम्हें पूरे 25 दिन की मोहलत दे रहा हूँ। मैं इस औरत अनिला आगा की बात कर रहा हूँ। मैं चिल्लाया, मत करो ऐसा, एक ज़िंदगी मत छीनो। इसकी मासूम बच्ची और इसके घर वाले इसकी राह देख रहे हैं। अगर तुम्हें यह अंदेशा है कि मेरी बात अधूरी रह गई, क्लिक की आवाज़ के साथ लाइन कट गई। मैं हेलो हेलो करता रह गया। वो बड़ी दिलदोज़ शाम थी, बड़ी अलमनाक रात थी। ये अजियत पसंदी की इंतहा थी। अगर ये लोग अपने मुखालिफिन को मारना ही चाहते तो गोली मार सकते थे, मगर उन्होंने यहाँ पूरा फांसी का माहौल पैदा कर रखा था। वो इन बदनसीबों को पल पल मौत की तरफ बढ़ता हुआ देखते और लुत्फ उठाते। फिर ये मुंजमद तहखाना अपनी जगह एक सख्त अजाब था।
मैं निगरान, मकबूल उर्फ कबूला और यावर खान से कोई 10 बार कह चुका था कि वो एक बार मेरी चावला से बात करा दे। वो पहले टालते रहे, फिर उन्होंने बताया कि चावला भाई किसी ज़रूरी काम से यहाँ से जा चुके हैं और अब वो कल शाम को लौटेंगे। मैंने आहनी सलाहों पर मुक्के बरसाए और गर्जा बरसा, मगर किसी कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। शाम को मेरे चबूतरे की तरफ कुछ सरगर्मी नजर आई। ये सोचकर मेरी रूह काम गई कि अनिला को वाकई अली सुद फांसी देने की तैयारी हो रही थी। वक्तन फवक्तन अनिला के रोने की आवाज़ें आती और सीना छलनी कर देती। पूरा सीन क्रिएट किया जा रहा था। 8 बजे के लगभग कटे बालों वाली एक हट्टी कट्टी औरत आई। इसने खाने के बर्तन मेरे पास रखे और अनिला को दिए। मैं जानता था कि ये वैसे के वैसे ही पड़े रहेंगे। पिछले करीबन 36 घंटों से अनिला ने कुछ भी नहीं खाया पिया था। सिर्फ अनिला ही पर मौकूफ नहीं, कल शाम से मेरे गले से भी कुछ नीचे नहीं उतरा था। रात 10 बजे के लगभग मैं वॉशरूम में गया। बड़ी एहतियात से स्याह रंग का पत्थर दीवार से निकाला। अनिला की कोठरी में कुछ पढ़ने की आवाज़ें आ रही थी। मुझे पता चला कि वो इस रात को जिंदगी की आखिरी रात समझते हुए कुरान पाक पढ़ी है। गालिबन ये अनिला की दरखास्त पर इसे कटे हुए बालों वाली औरत ने ही फराहम किया होगा। शायद वो ये आखिरी ख्वाहिश थी जो अनिला ने की थी। कुछ देर बाद इसकी आवाज़ थमी तो मैंने सरगोशी से इसे पुकारा। एक मैली कुचैली 19 साल में लिपटी वो मेरे सामने आन खड़ी हुई। वो बहुत दलेर रही होगी, लेकिन आज मौत का खौफ इसकी आंखों में मौजूद था। मौत की सजा पाने वाले की उम्मीद आखिरी लम्हों तक इसका साथ नहीं छोड़ती। शायद कुछ हो जाए, शायद कुछ हो जाए। अनिला ने भी सवालिया नजरों से मेरी तरफ देखा, जैसे किसी अनहोनी की तवक्को कर रही हो, लेकिन अनहोनी कहीं नहीं थी और होनी घड़ी की सुइयों के साथ साथ पेशकदमी कर रही थी। आज इसका चेहरा मुझे बर्फ की तरह सफेद नजर आया। मेरा दिल चाहा कि मैं पूरी शिद्दत से इस दीवार पर मुक्के पर साथा जाऊँ, इस सुराख को इतना कुशादा कर दूं कि अनिला तक पहुंच सकूं, इसे अपनी बाहों में लेकर सीने में छुपा लूं और इस तरफ बढ़ने वाले हर खतरे को चकनाचूर कर दूं। मैंने कहा, अनिला मुझे याद आ रहा है तुम्हारी किसी दोस्त ने मेरा जो इंटरव्यू शाया किया था, इसमें मुझे आयरन मैन का खिताब दे डाला था। अब देख लो, हालात की बेपनाह सख्ती के सामने कोई भी आयरन मैन नहीं होता। वो कब कपाती आवाज़ में बोली, मुझे पता है ताबी साहब, इस बर्फीले तहखाने में किसी का कोई बस नहीं चलता, लेकिन मैं आपकी मशकूर हूँ। आपने मेरी जिंदगी की आखिरी घड़ियों को मेरे लिए आसान बनाया है। आपकी वजह से ये मैं मुश्किल वक्त काटने में कामयाब रही हूँ। फिर वो रो दी। मैंने आज तक आपके लिए बहुत दुआएं की हैं। कहते हैं ना, बीमारों और तकलीफ में मुब्तला लोगों की दुआएं कबूल होती हैं। मुझे अल्फाज नहीं सूझे कि मैं क्या जवाब दूं। इसने रुख फेर कर बेसमेंट के मनहूस क्लॉक की तरफ देखा। बोली, अभी 4-5 घंटे बाकी हैं, ये वक्त कैसे कटेगा? सोचती हूँ जो होना है जल्द हो जाए। मेरी दिली कैफियत अजीब हो रही थी। मैंने सुराख के अंदर हाथ गुजार कर इसके यह बस्ता हाथ को थाम लिया। अगर तुम चाहती हो तो हम एक दूसरे से बातें करते हैं। तुम वो सामने वाला स्टूल घसीट कर इस पर बैठ जाओ, मैं यहाँ खड़ा रहता हूँ। मेरे इसरार पर वो स्टूल घसीट लाई और इस पर बैठ गई। बातें तो जैसे खत्म हो चुकी थी, बस इसका हाथ थाम कर खड़ा रहा। कभी कभी इसके सर के उलझे हुए बसीदा बालों को सहला देता। मेरे अंदर एक लावा उभरता था, लेकिन इस लावे के लिए कोई रास्ता नहीं था। थोड़े थोड़े वक्फे से मैं और अनिला वॉशरूम से निकलकर कोठरी में चले जाते ताकि निगरान को शक ना हो। वो शायद 2-4 पैक लगाकर अपने आप को हासा सुस्त कर चुका था। रात 2 बजे के करीब मैं फिर एक बार यावर खान और कबूला को पुकारा, लेकिन उन्होंने अपने कान जैसे मुकम्मल तौर पर बंद कर लिए थे। 3:30 बजे के लगभग 3-4 अफराद बेसमेंट में डायल हुए। उन्होंने भारी लिबास पहन रखे थे और अपनी सांसों के साथ बाप खारिज कर रहे थे, और इनके साथ तराशीदा बालों और शलवार कमीज वाली वही औरत भी थी जो शाम के बाद आई थी। पता चला कि ये लोग हस्बे रिवाज अनिला को आखिरी गुस्ल देने के लिए गर्म पानी लेकर आए हैं। 3 बंदे चबूतरे की तरफ से लगे। औरत एक गार्ड के साथ अनिला के सेल में दाखिल हो गई। मैंने गद्दे पर बैठकर दीवार से टेक गई और आंखें बंद कर ली। आखिर शब की ये मसरूफियत, ये आवाज़ें, ये आहटें सब इतना तकलीफ देता कि बयान से बाहर। मैं समझ गया था कि अब इन पत्थर दिल लोगों को पुकारना या आहो बका करना बेकार है। ये वही करेंगे जो फैसला कर चुके हैं। तब मैंने एक निहायत सेहतमंद सुरख सफेद औरत को तहखाने में दाखिल होते देखा। इसने सफेद कोट पहन रखा था और गले से स्टेथोस्कोप लटक रहा था। मैं समझ गया कि ये फांसी के बाद बदनसीब अनिला की मौत की तस्दीक करेगी। इस औरत का बाद नाम शारबा मालूम हुआ। वो डॉक्टर थी। थोड़ी देर बाद मुझे मालूम हुआ कि अनिला मज़ाहमत कर रही है और इसे खैच घसीट कर डेथ सेल से बाहर निकाला जा रहा है। इसकी ये मज़ाहमत हर तरह जानदारों की जबीलियत के ज़ुमरे में आती थी। हर जी नफ्स मौत से बचना चाहता है, इनमें इंसान भी शामिल है। अक्सर औक़ात इंसान जानता भी है कि अब फरार का रास्ता नहीं है, अजल यकीनी है, फिर भी वो मौत को अपने से दूर रखने की कोशिशें करता है। वो पुकार रही थी, ये जुल्म मत करो, खुदा के अज़ाब से डरो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मेरी छोटी सी बच्ची है। मैंने देखा वो इसे खींचते हुए चबूतरे पर ले जा रहे थे। इसके हाथ पुश्त पर बंधे हुए थे। इसके चेहरे पर स्याह गुलाब चढ़ा हुआ था। इन आखिरी लम्हों में शायद वो नींद बेहोश हो चुकी थी। फिर वो मेरी नज़रों से ओझल हो गई। 2-3 मिनट बाद मैंने वो मनहूस आवाज़ सुनी जो तख्ते के पाँव से नीचे हटने और रस्से को झटका लगने से पैदा होती है। यकीन अनिला आगा की रूह कस्बे अंसरी से परवाज कर चुकी थी। अगले रोज जब मैं बदबूदार और डबल लिहाफ लेटे बेसुध लेटा हुआ था, अजीब वाक़या हुआ। मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे मेरे हाथ पुश्त पर बंधे हुए हैं और पाँव भी हरकत नहीं कर रहे। मेरे सर पर जैसे मनु बोझ था, पलके उठाना मुश्किल थी। मैं जान गया कि रात सोने से पहले मैंने जो गर्म दूध पिया था इसमें कोई नशा आवर शय मिलाई गई थी। बेहोशी किसी हालत में मेरे हाथ पांव बांध दिए गए थे। अब रात तकरीबन 12 बजे का अमल था। मैंने चंदियाई हुई निगाहों से देखा, मेरे सेल से बाहर कबूला और एक दूसरा गार्ड राइफलें ताने खड़े थे। एक औरत कोठरी यानी सेल के अंदर थी। इसके हाथ में बेत की एक लंबी छड़ी थी। ये वही तनुमान सुर्खों सफेद डॉक्टर थी जो कल सुबह अनिला के फांसी के मौके पर आई थी। इसने आतिशी नजरों से मेरी तरफ देखा और बोली, मेरा नाम शारबा अकरम है। डॉक्टर माजिद अकराम मेरा हामन था जो तुम्हारी मनहूस तफ्तीश और हरदर्मी की नजर हुआ। इससे पहले मैं कोई जवाब में कुछ कहता वो मुझ पर पुल पड़ी।
बेत की मोटी छड़ी से इसने मेरे जिस्म पर अंधाधुंध ज़रबे लगाना शुरू कर दी। वो मेरे जिस्म के हर हिस्से को बेदरेक निशाना बना रही थी। वो जुनूनी कैफियत में थी। मेरे जिस्म के कई हिस्सों से खून रसने लगा, सर फट गया, मेरी सख्त जानी आड़े आई। कोई और होता तो शायद अब तक बेहोश हो चुका था। वो अपना गुस्सा अच्छी तरह उतार चुकी तो इसने चंद लम्हे तक अपनी सांसें दुरुस्त की, फिर अपना बर्फानी बूट वाला पाँव बड़ी रऊनत से लकड़ी के स्टूल पर रखा और फुनकारी, 2 दिन बाद मौत से बचने का और मोहलत हासिल करने का आखिरी चांस है तुम्हारे पास, माफ़ी मांगो। मेरे कानों में चावला की आवाज़ गूंजने लगी। इसने 3 दिन पहले मुझसे कहा था कि अब डॉक्टर माजिद तो जिंदा नहीं है, अब इसका एक ही वारिस है। इसके पाँव पर सर रखकर माफ़ी मांग लो तो तुम्हारी सांसों में 20-25 रोज का इजाफा हो सकता है। वो वारिस माजिद इकराम की बीवी थी और वो दबंग अपना पाँव मेरे सामने स्टूल पर रखे बड़े तकब्बुर से खड़ी थी। तब बदनसीब अनिला की बात याद है। इसने कहा था ये लोग आपको माफ़ नहीं करेंगे, सिर्फ आपकी तौहीन और रसवाई चाहेंगे। मेरा अपना ख्याल भी यही था। मैं इनकी बर्बरियत देख चुका था। यावर खान आहनी सलाम के पास आकर दौड़ा, सर रखो मादाम के पाँव पर और माफ़ी की दरखास्त करो, यही चावला भाई का हुक्म है। जैसा कि बाद अज़ा मालूम हुआ कि चावला तहखाने में मौजूद 3 खुफिया कैमरों के जरिए यहाँ के अक्सर मनाजर देखता था। माफ़ी मांगो यावर, फिर गिर जा। ये जिल्लत मुझे मंजूर न थी और ना ही मरने का खौफ था। बहुत साल गुजरे थे जब मैं जुलाई की एक तपती दोपहर मैं अपने जिगरी यार इमरान दानिश का हाथ थामते हुए अहद कर रहा था कि हम खतरों में रहना सीखेंगे और मौत से आगे नहीं भागेंगे। वो अहद आज भी मेरे सीने में तरोताज़ा था। मैंने यावर की तरफ देखकर नफी में सर हिलाया। अपने चावला भाई से कह दो कि मुझे उनकी ऑफर मंजूर नहीं। मोटी में स्टंडी शारबा अकरम ने अपना पाँव स्टूल से नीचे उतारा, मुझे बेत की कई और संगीन ज़रबे लगाई और फिर गालियाँ बकती हुई बाहर निकल गई। बर्फ के इस दोज़ख में 2 मैले कुचैले लिहाफ ओढ़े मैं गदीले पर नींद दराज था। आज सर्दी मामूल से कुछ ज़्यादा थी। शायद इस तहखाने से बाहर मजीद बर्फबारी हुई थी। मेरे जिस्म पर बेत की छड़ी के निशानात थे और कहीं कहीं खून भी रिसा हुआ था। ये जिस्मानी चोटें मुझे ज़्यादा तकलीफ नहीं पहुंचाती थी, मगर दिमाग में जो अंगारे दहक रहे थे वो अजीयतनाक थे। मैं सरबत का बदला लेने के लिए इस गोरख धंधे में घुसा था और ये अंडरवर्ल्ड के लोग थे। इन्होंने जिस तरह अनिला आगा को वार्निंग्स दी थी, इस तरह मुझे भी धमकाया था। मैं पीछे नहीं हटा और ना ही मुझे हटना था, नतीजा कुछ भी हो जाता। मुझे यहाँ बंद हुए अब 5 रोज होने को आए थे। बाहर क्या हो रहा था या क्या नहीं मुझे कुछ खबर नहीं थी। मुझे पता था कि मेरे साथी आराम से नहीं बैठे होंगे, खासतौर पर इमरान। मुझे इमरान की तरफ से अंदेशा भी था कि कहीं कोई उल्टी सीधी हरकत करके वो ना फंस बैठे। मैं सोचता रहा ये कहानी कहाँ से शुरू हुई थी और कहाँ आ गई है। रोती बिलखती माँ की गोद में इसके कमसिन बच्चे नदीम ने दम तोड़ा था। मेरे अंदर सरवत के गम ने फिर से शिद्दत पकड़ी। मैंने एबटाबाद में दोबारा तहकीकात का आगाज़ करा दिया और इस नई शुरुआत ने मुजरिमों को सीख पाकर डाला। तब इमरान और माहिन को तफरीह के दौरान में बाकायदा अगवा करने की कोशिश की गई और मामलात बिगड़ते चले गए। कदमों की ठकाठक ने मुझे चौंका दिया। यावर खान अंदर दाखिल हुआ। इसने सुलाहों के अंदर इंटरकॉम मुझे थमा दिया। दूसरी तरफ चावला था। हस्बे आदत मुंह से चिच चिच की तासुब भरी आवाज़ निकालकर बोला, तुम्हारे पास अब 2 दिन रह गए हैं। 24 तारीख को सुबह 5 बजे तुम्हें तख्ते पर चढ़ा दिया जाएगा। तुम्हारा ब्लैक वारंट भी अभी समझो तैयार ही है। मैंने कल रात तुमसे बात की थी, अब आखिरी बार बिल्कुल आखिरी मौका दे रहा हूँ। ये कर छोड़ दो। जिस तरह तुम्हें कहा जा रहा है इस तरह डॉक्टर शारिबा अकरम से माफ़ी मांग लो। तुम्हारी मौत कुछ दिनों के लिए टल जाएगी। जिसको तुम अकड़ कह रहे हो ये खुदी और रसूल परस्ती है। तुमने मुझे हर सूरत मारना ही है, सो ये काम कर गुजरो। तुम अपना जुल्म आजमाओ, मैं अपना सब्र आजमाऊंगा। तो ठीक है डिप्टो, अपनी सरवत बीबी से मिलने के लिए तैयार हो जाओ, झंझलाए हुए लहजे में कहा गया और इंटरकॉम बंद कर दिया गया। ये इसी रात की बात है। मैं लिहाफों के नीचे गड्डी से बना रहा था। इस स्याही माइल तहखाने में इतनी सर्दी थी कि लिहाफों समेत हर चीज़ गीली महसूस होती थी। अनिला के जाने के बाद इस तहखाने की खामोशी कुछ बढ़ गई थी। यूँ लगता था कि वक्त सिरक तो रहा है लेकिन दबे पाँव और ये सिरकता वक्त बदतरीन लम्हों को मेरे नज़दीक ला रहा था। चावला की दी हुई डेडलाइन करीब आ रही थी, मगर तसल्ली की बात यह थी कि मेरा खौफ बढ़ने की बजाय कम हो रहा था। जहन में यही बात थी कि जो कुछ होना है होकर रहेगा। निस्फ शब का वक्त था जब मैं हड़बड़ाकर उठ बैठा। तहखाने से शोर गूंज रहा था। छोटी छोटी दाढ़ी वाला 30-35 साल का शख्स था। इसने कोट और शलवार कमीज पहन रखी थी। वह जहम था। मुसल्लह कारिंदे से मारते पीटते खींचते घसीटते कोठरियों की तरफ ला रहे थे। वो पुकार रहा था, मार दो हमको जान से मार दो, लेकिन जो हक है अब वही कहेगा। मत करो इस तरह का जुल्म, ये ज़मीन फट जाएगी। कारिंदों ने से 2 हंटर मारते हुए अनिला वाली कोठरी में धकेल कर दरवाज़ा मुकफ्फल कर दिया। ये शख्स सारी रात बुलंद आवाज़ में दौड़ता रहा और कराहता भी रहा। निगरान कबूला एक राइफल ले आया। बोला, अनवार गुल, इसमें रबड़ की गोलियां हैं। मार मार कर तुम्हारा जिस्म नीलो नील कर डालूंगा। चुप करके बैठ जा, अब नहीं बैठेगा चुप। तुम हमको रबड़ कर नहीं असली गोली मारो, हमारा किस्सा पाक कर दो। सुबह को हस्बे मामूल दोनों कोठरियों में अंडों के आमलेट, हमीरी रोटी और चाय का नाश्ता भिजवाया गया। अनवार गुल नामी इस शख्स ने नाश्ते वाली ट्रे दरवाजे पर दे मारी और एक बार फिर चिल्लाने लगा। इसकी बातों से अंदाजा हो रहा था कि वो इन्हीं लोगों के लिए किसी तरह का कोई काम किया करता था। अब मालिकों से इसका कोई इख्तलाफ पैदा हो गया था। इस इख्तलाफ का पता मुझे अगली शाम 1 बजे के लगभग चला। मुझे पता था कि निगरान को बोला पैग लगाकर लमलेट हो चुका है। मैं वाशरूम में गया और ईंट व पत्थर हटाकर हैरत ज़दा अनवार गुल से रब्ता किया। उसे पुरसकून करने और डब पर लाने में मुझे 15-20 मिनट लग गए। लेकिन इसके बाद अनवार गुल नामी इस बंदे ने मुझे वो कुछ बताया जो बेहद अलार्मिंग था।
खिचड़ी दाढ़ी वाला अनवार गुल अपनी बीमार बीवी की मजबूरी के सबब इन लोगों के हाथ चढ़ गया था और पैकिंग के शोबे में था। इसे इन लोगों के बारे में ज़्यादा मालूम तो नहीं था, मगर वो भी जानता था कि ये लोग असल दवाओं के साथ साथ जाली दवाएं भी सप्लाई करते हैं, बल्कि असल दवाओं की सिर्फ आड़ थी जिसके बहाने नकली और ममनुआ अद्वियात का वसी कारोबार हो रहा था। अनवार गुल बोला, हम बहुत गुनाहगार बंदा है, लेकिन अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये बहुत बड़ा जुल्म होगा जो ये लोग करेगा। हमारा भी छोटा छोटा बच्चा है। ये हबीस लोग अपने लालच के लिए बेशुमार बच्चा लोगों की जिंदगी खतरे में डाल देगा। मैंने इससे खतरे की नोयत पूछी। इसने कहा, हम फार्मेसी का कोर्स किया हुआ है और पैकिंग करने वालों का इंचार्ज है। इस वजह से हमको ये सब मालूम है। इससे पहले हम पुलिस तक पहुंचना इन आरामजादों को शक हो गया। वो बुलंद आवाज में बात कर रहा था। मैंने इसे टोका। वो सरगोशी लहजे में बताने लगा। इसने जो कुछ बताया इसकी तफसील कुछ यूँ थी। बच्चों में नमूनिया के लिए इस्तेमाल होने वाली एक महंगे इंजेक्शन की बहुत बड़ी खेप बैरून मुल्क से पाकिस्तान पहुंची थी। यह हज़ारों नहीं लाखों डॉलर का माल था। किसी बेपरवाही की वजह से इस इंजेक्शन को मुनासिब तरीके से स्टोर ना किया जा सका और फिर वो पड़े पड़े अपनी अफादियत खो गया। ये करोड़ों रुपए की नाकारा खेप चावला भाई के गिरोह ने हासिल कर ली। अब बड़ी होशियारी से इसकी रीलेबलिंग की गई। नए लेबलों के मुताबिक अब वो बिल्कुल फ्रेश इंजेक्शन था, जबकि हकीकत में नहायत मुज़र्रिस हो चुका था। अब सप्लाई के लिए बिल्कुल तैयार था। 4-5 रोज़ में ये जहर आलूदा इंजेक्शन छोटे बड़े शहरों और कस्बों के हज़ारों मेडिकल स्टोर्स और अस्पतालों तक पहुंचने वाला था। ये एक सनसनीखेज इत्तला थी। मैं इस पर पूरी तरह यकीन नहीं कर पा रहा था। मैंने अनवार गुल से कहा, मेरी मालूमात के मुताबिक सरकारी लेबॉर्ट्रीज में अद्वियात की बाकायदा चेकिंग होती है और इन्हें इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट इशू किए जाते हैं। जहाँ तक हमको मालूम है, ये बड़े लंबे हाथ वाले लोग हैं, हर हथकंडा जानते हैं। इन्होंने कुछ दुरुस्त माल मायने के लिए पेश करके सर्टिफिकेट ले लिया है। आप जानते ही होंगे, नमूनिया की वबा बहुत जोरों पर है, खासतौर पर बच्चा लोग में। मार्केट में इंजेक्शन का बहुत डिमांड है। ये अंधा धुंध बिकेगा। हमको बहुत ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन इतना अंदाजा हमको है कि अगर 20-25 बच्चों को भी इंजेक्शन लगेगा तो उनमें से एक जरूर अल्लाह को प्यारा हो जाएगा। पता नहीं कितने मासूमों का जान चला जाएगा। अनवार गुल अपनी आंखों में आंसू भर लाया। अनवार गुल की बातें सुनकर मेरे जिस्म में सनसनी की लहर दौड़ गई। वो जो कुछ कह रहा था बहुत दर्दमंदी और कर्ब से कह रहा था। किसी इनकलाब आफरी लम्हे में ज़मीर का जाग जाना कोई बड़ी बात नहीं होती, मगर अब ज़मीर बेदारी की सज़ा भुगतने के लिए वो डेथ सेल में मौजूद था। मैंने तसव्वुर की निगाह से देखा, वो सैकड़ों हज़ारों वालिदैन जो अपने बीमार बच्चों को गोद में उठाए इनकी सेहतियाबी की दुआएं मांग रहे थे, इस बात से बेखबर थे कि एक जहरीला तरियाक इनके मासूमों की रगों में उतर रहा है और वो कीमत देकर ये जहर हासिल करेंगे और अपने बच्चों को मौत की राह पर डाल देंगे। हाँ, कुछ लम्हे वाकई इनकलाब आफरी होते हैं, इनमें फैसले करने आसान होते हैं। मैंने वहीं खड़े खड़े फैसला कर लिया कि मैं डॉक्टर शारिबा इकराम से माफ़ी मांग लूंगा। मंजर मेरी कोठरी का ही था। दोपहर का वक्त था, फिर इतनी सर्दी थी कि हाथ पांव की उंगलियां टेढ़ी हो रही थी। चावला के हाथ में ब्रांडी की छोटी बोतल थी और वो दोनों हाथ सीने पर बांधे बड़े रोब से कोठरी के सामने खड़ा था। दाएं बाएं इसके कारिंदे थे। हट्टी कट्टी डॉक्टर शारिबा कोठरी के दरवाजे के बिल्कुल करीब मौजूद। इसने अपना एक पाँव सुलाख के अंदर से गुजारा और 2 फुट ऊंचे स्टूल पर रख दिया। मैंने चावला की हिदायत के मुताबिक घुटनों के बल बैठकर अपना सर शारिबा के पाँव से टच किया। ये बड़े तकलीफ दे लम्हात थे। फिर थोड़ा सा पीछे हटकर मैंने चावला के कहे हुए ये फिक्रे दोहराए। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और अपने किए की माफ़ी चाहता हूँ। एक बार फिर दोहराओ, यावरहान ने कड़क कर कहा। शारिबा ने अपना पाँव बाहर निकाल लिया। बस रहने दो, इतना ही काफ़ी है इसके डूब मरने के लिए। 2 ही घंटे में मुझे डेथ सेल से निकालकर इस बालाई पोर्शन में पहुंचा दिया गया, जिसको बड़े अच्छे तरीके से फर्निश किया गया था। बर्फीले तहखाने से निकलते वक्त मैंने एक निगाह अनवार गुल वाली कोठरी पर डाली। वो घुटने पेट से लगाए एक बारी लहाफ के नीचे गदीले पर पड़ा हुआ था। गालिबन इसके शोर से बचने के लिए निगरान मकबूल उर्फ कबूला ने इसे कोई नशा आवर दवा दे दी थी। ऊपर वाले पोर्शन में आना ऐसे ही था कि जैसे किसी को बर्फ के दोजख से निकालकर जन्नत में दाखिल कर दिया जाए। ताहम इस जन्नत में मेरे लिए आज़ादी नहीं। मुझे स्टील के स्लाइडिंग डोर वाले एक नीम गर्म कमरे में मुंतकिल किया गया। यहाँ आरामदेह बिस्तर, अलमारी और ज़रूरत की कुछ दीगर अशिया मौजूद थे। मेरा जहन बड़ी तेज़ी से सोच विचार में मसरूफ़ था। अनवार गुल ने जो इंकशाफात किए थे, अगर वो दुरुस्त थे तो मुल्क के तूल अर्ज़ में फैले इस अनगिनत घरानों पर बदतरीन मुसीबत के साए मंडला रहे थे। मैं यहाँ से निकलना चाहता था किसी भी तरह। इस रात मालूम नहीं क्यों सरवत की आवाज़ मेरे कानों में गूंजती रही। मुझे लगा इसके हसीन लब मेरे कान से छू रहे हैं और धीमी आवाज़ में कह रही है, मैं आपसे खुश हूँ ताबिश, आपने अच्छा फैसला किया। इसमें उम्मीद गिरा निकलती है। आप मुझे बचा ना सके, बस आपका और मेरा साथ इतना ही था, लेकिन आप इन जिंदगी को बचाने की कोशिश जरूर करें जो इन बेरहमों के निशाने पर है। मुझे यहाँ 25 रोज़ का इजाफी ज़िंदगी दे दी गई थी, मगर पहली ही रात वो कुछ हुआ जिसका मैंने तसव्वुर भी नहीं किया था। एक अनहोनी जो एक अनोखे शख्स के जरिए मुझ तक पहुंच गई, जिसने बहुत कुछ बदल कर रख दिया। मैं गर्म आरामदेह बिस्तर पर लेटा तो साथ ही इस खिचड़ी दाढ़ी वाले अनवार गुल का ख्याल आ गया, जो ज़मीर का कैदी बनकर बर्फीले तहखाने में पड़ा था। नींद सूली पर भी आ जाती है, मुझे भी आ गई। मेरी आंख एक अजीब इर्ताश की वजह से खुली। ये इर्ताश मेरे बाईं कलाई पर हुआ था, जैसे किसी चीज़ ने काट दिया हो। मैंने लेटे लेटे बेसाख्ता अपनी कलाई को झाड़ा। इर्ताश दोबारा हुआ तो मैं उठकर बैठ गया। मैं सख्ते में आ गया। ये इर्ताश इस
पुरानी सादा सी घड़ी में था जो कुछ अर्सा पहले इमरान ने मुझे दी थी और बताया था कि ये इसके वालिद की निशानी है। वो अभी तक मेरी कलाई पर बंधी थी। मैंने टेबल लैंप ऑन करके घड़ी को हैरत से देखा और लैंप दोबारा ऑफ कर दिया। अब कमरे में नींद तारीखी थी, मध्यम सी वाइब्रेशन बार बार हो रही थी। मैंने घड़ी की नाप को घुमाया, फिर ऊपर नीचे किया। अचानक ही घड़ी में से साएं साएं की नहायत महीन आवाज उभरने लगी। मैं शजदा रह गया। इस बोसीदा रिस्टवॉच के अंदर कोई नहायत कीमती डिवाइस नस्ब थी जो सिग्नल दे रही थी। मैंने नींद तारीखी में घड़ी के डायल को चेक किया। मैंने घड़ी के डायल को होंठों के बिल्कुल साथ लगाया और सरगोशी की हेलो हेलो। डायल पर अल्फाज उभरे, स्पीकिंग, यानी दूसरी तरफ से कोई बोल रहा था। मैंने कान डायल से लगाया। इमरान की जिंदगी बख्श आवाज सुनाई, हेलो चाचू जी, आप कहाँ हो? मुझे नहीं पता कहाँ हूँ, तुम कहाँ हो? चाचू आपके बहुत करीब हूँ, बल्कि कई दिनों से बहुत करीब हूँ। आपके सिग्नल नहीं मिल रहे थे, सैकड़ों मरतबा कोशिश की, कहाँ थे आप? एकदम मेरी बात समझ में आ गई। जो इमरान कह रहा था मुझे यहाँ से आते ही मनहूस तहखाने में पहुँचा दिया गया था। ज़ेरे ज़मीन होने की वजह से मुझे इमरान की दी हुई इस हासुल हास वाज से सिग्नल मौसूल नहीं हुए थे। मैंने कहा इमरान बहुत ही खतरनाक जगह पर हूँ और समझो बहुत ही मुसीबत में हूँ। अगर तुम कुछ करना चाहते हो तो तुम्हें हर कदम बहुत फूंक फूंक कर रखना होगा। और देखो तने तना किसी तरह की मुहिम जोई का सोचना भी मत। ये होनहार लोग हैं। मुझे बताओ तुम उस वक्त कहाँ हो? वो बड़े इत्मीनान से बोला, बताया तो है चाचा, आपके बहुत करीब हूँ। एबटाबाद शहर से ये जगह 8-10 किलोमीटर के फासले पर है। काफी वसी इमारत है, एक बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी की शक्ल में है। मैं अकेला भी नहीं हूँ और ना ही जल्दबाजी में कुछ करने वाला हूँ। मैंने कुछ कहने के लिए मुंह खोला मगर कुछ आहटे सुनकर खामोश हो गया। कोई मुसल्लह गार्ड दरवाजे के आसपास मौजूद था। कोई आसपास है, दोबारा बात करेंगे, मैंने कहा और जल्दी से घड़ी की नाप को दबाकर राब्ता मुनक़ता कर दिया। मेरा दिल बड़ी शिद्दत से धड़क रहा था। इमरान की आवाज़ मुझे गहरी तारीकी में जिंदगी, उम्मीद और रोशनी की आवाज़ महसूस हुई थी।